तो उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि 1973 एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मुराद होती है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पास होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस के पास होती है। अब जो तो लेकिन जब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त अक्सरियत जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो सेंटर के पास ही थी, क्योंकि नया सेटअप बन रहा था, पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था जो पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया था। तो और प्रोविंसेस के वो पहली दफा गवर्नमेंट मिली थी, तो काफी इश्यूज थे। फंडिंग का भी इशू था, डिपार्टमेंट्स का भी इशू था, कैपेसिटी का भी इशू था। तो सेंटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही और अगले 20 से 30 साल सेंटर ही उसी तरह डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता रहा। और एट द सेम टाइम प्रोविंसेस की डिमांड रही कि प्रोविंसेस की ये डिमांड रही कि उन्हें उनका हिस्सा जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल उसकी नेचर थी उसको बहाल किया जाए और प्रोविंसेस को भी इख्तियारात दिए जाएं जो उनका हक बनता है, उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। तो 18th अमेंडमेंट ने वो जो डिमांड थी प्रोविंसेस की कि प्रोविंसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जो पूरी दुनिया के अंदर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोविंसेस के पास होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सेंटर के पास होती हैं। पाकिस्तान में भी वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की वो नेचर जो है वो बहाल की है। तो 18th अमेंडमेंट का बाकी सारे पॉइंट्स के साथ साथ सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये भी है कि इसने वो नेचर जो है वो बहाल की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो सेंटर से लेके वो प्रोविंसेस को दे दी। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लिस्ट थी जिसको कहते थे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट से मुराद ये थी कि ये वो लिस्ट है जिसके ऊपर प्रोविंसेस के पास भी इख्तियारात है और सेंटर के पास भी इख्तियारात है। यहाँ तक तो बात ठीक होगी, चलो जी प्रोविंसेस के पास भी इख्तियारात है। लेकिन इशू ये आता था यहाँ पे कि अगर प्रोविंस और सेंटर दोनों ही एक ही पॉइंट के ऊपर अगर उनका डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो किसकी किसकी जो लॉ है या किसकी जो रूलिंग है वो रूल करेगी दूसरे के ऊपर? क्या आप प्रोविंस की रूलिंग को मानोगे या आप सेंटर की रूलिंग को मानोगे? अगर दोनों ही फॉर एग्जांपल कोई लॉ बनाते हैं हेल्थ के ऊपर, फॉर एग्जांपल लॉ बनाते हैं जो कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, तो माजी में होता यह था 18th अमेंडमेंट से पहले ये होता था कि सेंटर की जो फिर कह लें कि पॉलिसी होती थी या सेंटर का जो ऑर्डर होता था वो हमेशा उसको अहमियत ज्यादा मिलती थी, वो सुपीरियर होता था। और प्रोविंस के जो रूलिंग होती थी या प्रोविंस की जो पॉलिसी होती थी वो इंफीरियर होती थी। तो ऑटोमेटिकली कौन कंट्रोल करता था? फिर सेंटर कंट्रोल करता था। तो 18th अमेंडमेंट ने ये पूरी की पूरी जो लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट इसको एबॉलिश कर दिया। इसको एबॉलिश करने का मतलब ही यही था कि वो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी डिपार्टमेंट थे उनकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली प्रोविंसेस के पास चलेगी। वो सारे की सारी जिम्मेदारी हमने जो पहले हम डिवाइड कर रहे थे सेंटर के पास भी थी और प्रोविंसेस के पास भी थी, वो सारी की सारी सेंटर से लेके प्रोविंसेस को दे दी। अब उनमें कितने डिपार्टमेंट थे? 34 डिपार्टमेंट थे जो प्रोविंस को ट्रांसफर हो गए। उसके अलावा 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ, एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज करके पहले केपी के रख दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का नाम चेंज करके हमने केपी के रख दिया। उसके अलावा बलूचिस्तान का नाम चेंज करके बलूचिस्तान और सिंध के नामों के अंदर स्पेलिंग का चेंज आया। ये आप नोट करें, सिंध का नाम था पहले सिंध का नाम जो ऑफिशियल नेम था वो SIND, H ऐड नहीं होता था। तो 18th अमेंडमेंट में हमने उसके स्पेलिंग को चेंज किया कि H भी ऐड होगा, SINDH, ये सिंध के ऑफिशियल स्पेलिंग होंगे। सेम इसी तरह बलूचिस्तान का जो स्पेलिंग थे उनको भी हमने अल्टर किया। बलूचिस्तान में पहले बलोच वर्ड के अंदर जो था वो यू आता था ऑफिशियल नेम में, तो उनकी डिमांड थी कि ये ओ से प्रोनाउंस होना चाहिए, यू से प्रोनाउंस नहीं होना चाहिए। पहले आता था BALUCH, तो उसको हमने चेंज किया 18th अमेंडमेंट में, उसको भी ऑल्टर किया और BALOCH हमने किया, बलोच। तो ये
कुछ जो स्पेलिंग्स में चेंज या नाम में चेंज आई, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रोविंसेस के नामों के लिहाज से। आगे चलते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में ये डिस्कस किया कि जो प्रोविंसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन है, जो प्रोविंसेस के दरमियान मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो बॉडी है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जहाँ पे 4 चीफ मिनिस्टर होते हैं, 3 फेडरल मिनिस्टर होते हैं और 1 प्राइम मिनिस्टर होता है जो चेयर कर रहा होता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को। तो ये जो मैटर्स हैं जो तमाम प्रोविंसेस को कंसर्न करते हैं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो उसको सॉल्व करती है बाहमी मुशावरत के साथ। ये नहीं है कि सेंटर सिंगल हैंडेडली किसी किस्म का कोई फैसला करे, बल्कि तमाम लोग प्रोविंसेस के अंदर सारे के सारे प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर, 3 फेडरल मिनिस्टर, 1 प्राइम मिनिस्टर, ये 8 लोग मिलके बैठते हैं, डिस्कशंस होती है और फिर ये डिसीजंस लेते हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन आए, ताकि एक किस्म की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी आए। फॉर एग्जांपल ये आज की ही मिसाल ले लें, अगर कोरोना वायरस का इशू मुल्क के अंदर चल रहा है तो क्या पॉलिसी अपनानी है, सारे के सारे प्रोविंसेस ने कैसे बैठ के उन्होंने इसको रिजॉल्व करना है, लॉकडाउन करना है, नहीं करना, कितना लॉकडाउन करना है। तो ये भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के अगर ये डिसाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर पॉलिसी बन सकेगी, ज्यादा एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, एक यूनाइटेड पॉलिसी बन सकेगी। तो इस तरह के पॉइंट्स डिफरेंट कोऑर्डिनेशन के वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। इसको हमने ज्यादा स्ट्रेंथन किया, 18th अमेंडमेंट ने इसको स्ट्रेंथन किया। हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा कि हर 3 महीनों के अंदर इसकी मीटिंग होना लाजमी है, मीटिंग वंस एवरी 3 मंथ्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। तो ये एक बड़ा कह लें कि अच्छा कदम था। फिर हमने वो तो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि रेजर्वायर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उनके ऊपर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिस्कस करती है, इश्यूज को के ऊपर डिस्कशन होती है। आगे चलते हैं। अब एनएफसी अवार्ड हमने डिस्कस किया था, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसकी बेस थी पॉपुलेशन। अब उसकी बेस को चेंज करके अब वो जो फार्मूला था उसको हमने चेंज कर दिया था एनएफसी अवार्ड को। अब एनएफसी अवार्ड में क्या किया था कि पॉपुलेशन को 82% मिलता था पॉपुलेशन की बेस के ऊपर। बैकवर्डनेस को भी हमने उस फार्मूले का हिस्सा बनाया, बैकवर्डनेस की बेस के ऊपर 10.3% मिलता था। रेवेन्यू कलेक्शन और जनरेशन 5.5% मिलता था। और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, कि जो सूबा अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, जिस हिसाब से कंट्रोल करेगा उसको भी उसको इंसेंटिव दिया गया कि उस हिसाब से उसको खजाने के अंदर शेयर उसका इंक्रीज हो जाएगा 2.7% की वेटेज के साथ। तो अब जो नए फार्मूले के तहत जो शेयर बना तमाम प्रोविंसेस का, वो कुछ इस तरह था हमारे सामने। बलूचिस्तान को 9.09% शेयर मिलता था आपके रेवेन्यू में से, केपीके को 14.62% शेयर मिलता था, पंजाब को 51.74% शेयर मिलता था और सिंध को 24.55% शेयर मिलता था। उसके अलावा एक पैकेज डिसाइड किया गया, तहफ़्फ़ुज़े बलूचिस्तान पैकेज, जिसके तहत 83 बिलियन जो थे बलूचिस्तान को दिए गए। ये डिसाइड हुआ कि अगले 4 सालों में बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को 83 बिलियन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जो उनका 9.09% शेयर मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 83 बिलियन जो है वो रुपीस वो उन्हें एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि जो वहाँ पे इंसर्जेंसी है, वहाँ पे जो इशू है अमन का इशू है, उसको सॉल्व किया जा सके। इस बेस के ऊपर उनके बलूचिस्तान के जो थे उनके शेयर को बढ़ाया गया, उनको इंक्रीज किया गया और उस शेयर के अंदर ज्यादा 83 बिलियन का इजाफा किया गया कि 83 बिलियन उनको एक्स्ट्रा एडिशन उनके लिए आएगा, उनको मिलेगा 83 बिलियन रुपीस जो है इस शेयर में से। अब ये तो हो गया, हमने 18th अमेंडमेंट को मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ मैंने आपके सामने रख दिया।
अब समझ भी आ गई, कुछ सिंपल चीजें हैं कि जी अच्छा प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात बढ़ गए, प्रेसिडेंट के इख्तियारात कम हो गए, प्रोविंसेस के इख्तियारात बढ़ गए, सेंटर के इख्तियारात कुछ कम हो गए। हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन कर दिया। हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसमें पहले सिर्फ पॉपुलेशन की बेस के ऊपर डिवीजन होती थी, उसके फार्मूले को हमने चेंज कर दिया। हमने प्रोविंसेस के नाम चेंज किए। केपीके का नाम चेंज हुआ, एनडब्ल्यूएफपी से केपीके हुआ, जबकि बलूचिस्तान और सिंध के स्पेलिंग चेंज हुए। उसके अलावा हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की कि कुछ नए फंडामेंटल राइट्स आपके ऐड हुए। इनमें 3 फंडामेंटल राइट, एजुकेशन, राइट टू फेयर ट्रायल और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 3 अहम राइट्स हैं जो ऐड हुए। पहले ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे। फिर इसके हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया 18th अमेंडमेंट का, कि कितनी अहम अमेंडमेंट है, कितनी ज्यादा इसे सपोर्ट हासिल थी। मुख्तलिफ लीडरशिप मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, मतलब एक भी वोट इसको नेशनल असेंबली या सेनेट में इसके खिलाफ नहीं आया, सारे के सारे इसको इसके हक में वोट आए। तो एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट हासिल थी इसको, बलूचिस्तान हो, केपीके हो, सिंध हो, पंजाब हो, तमाम सूबों की लीडरशिप से एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट हासिल थी। अब एक सिंपल सी डिस्कशन आती है कि क्या इससे पाकिस्तान को फायदा हुआ इस अमेंडमेंट से, या इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मतलब उसकी वजह मैं बताता हूँ कि टॉपिक ये डिस्कस होता है पाकिस्तान के अंदर, या ऑलरेडी ये डिस्कशन चली आ रही थी कि जब आप प्रोविंसेस को इख्तियारात दोगे कि वो अपने आप को खुद कंट्रोल करें, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मांगने शुरू हो जाए। आज उन्होंने कहा है कि हमें 2 डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल दिया जाए, कल वो कहेंगे जी हमें 5 डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल दिया जाए, और इन दी एंड होगा क्या कि वो पाकिस्तान में कहेंगे जी कि हमें आजाद ही कर दो। ये पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट माजी में चली आई है कि आप प्रोविंसेस को इख्तियारात दो ही ना। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ज्यादा आप इख्तियारात दोगे तो हो सकता है वो ज्यादा इख्तियारात मांगे, और इन दी एंड हो क्या कि इन इख्तियारात की बेस के ऊपर वो इंडिपेंडेंस की तरफ चले जाए। एक ये डिबेट रही है। तो जब 18th अमेंडमेंट हमने पास की तो उस डिबेट ने दोबारा सर उठाया कि क्या इसका ये आएगा इशू कि जी 18th अमेंडमेंट से ये ना हो कि प्रोविंसेस, मतलब के क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोविंसेस पाकिस्तान के करीब आएंगे, पाकिस्तान की फेडरेशन के करीब आएंगे, पाकिस्तान की यूनिटी स्ट्रेंथन होगी 18th अमेंडमेंट के साथ, या पाकिस्तान की जो फेडरेशन है इसको नुकसान होगा। ये क्वेश्चन है, और डिबेट का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम आखिरी स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो फेडरेशन है या पाकिस्तान का जो मुल्क है उसको फायदा हुआ 18th अमेंडमेंट से, और सेकेंडली इसको कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ, इंडिया में क्या सेटअप है। तो पहली तो बात ये कि जो इसको हम कहते हैं डेवोल्यूशन, वर्ड डेवोल्यूशन से मुराद ये है कि आप ऊपर से पावर लेकर नीचे देते हो, प्रोविंसेस को पावर देते हो, लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देते हो। इस वर्ड को यूज करते हैं डेवोल्यूशन। पॉलिटिकल एक टर्म है कि आप पावर को, आप इख्तियारात को डिवॉल्व कर रहे हो, मतलब कि हायर अथॉरिटी से लेके, सेंटर से लेके, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से लेके, फेडरल गवर्नमेंट से लेके प्रोविंसेस को दे रहे हो, पावर डिवॉल्व हो रही है। तो डेवोल्यूशन से एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो प्रोविंसेस की ऑलरेडी पिछले 20-30 सालों से डिमांड थी प्रोविंसेस की, जैसे मैंने आपके सामने बलूचिस्तान का हमने टॉपिक आपके सामने रखा, तो वो पढ़ाने का मकसद ही यही था कि उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हमारा सूबा सबसे ज्यादा अमीर सूबा है मिनरल्स के लिहाज से, लेकिन पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा गरीब सूबा है। उसकी वजह क्या है? गुर्बत क्यों है? क्योंकि सेंटर सारे के सारे मिनरल्स से जो रेवेन्यू आता है वो सेंटर ले जाता है, सूबे को कुछ नहीं मिलता। तो उनकी डिमांड ये थी कि हमें खुद कंट्रोल करने दिया जाए अपने मिनरल्स को। तो 18th अमेंडमेंट ने उन इख्तियारात को एक्सेप्ट कर लिया। तो उससे जो